हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT इंग्लिश के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको हम कवर अप कर रहे हैं। उनके बारे में स्टडी करते हैं, हम उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, प्लस जो इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको हम देखते हैं। अभी इसी सीरीज में जो हमारे राइटर चल रहे हैं उनका नाम है जॉन डन। इनकी एक वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने जॉन डन की बायोग्राफी के बारे में चर्चा की, साथ ही साथ उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उनको देखा, और प्लस 30 के करीब आपके MCQs भी हमने उसमें प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ब्रिटिश इंग्लिश पोएट्री और ड्रामा की जो प्लेलिस्ट है वो अलग से क्रिएट की गई है, प्लस जो इंडियन राइटिंग इंग्लिश की जो आपकी प्लेलिस्ट है वो अलग से क्रिएट की गई है। आप चैनल पर जाकर उन्हें अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को किया है। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। इसमें भी हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ MCQs में जो भी हमारे वर्क्स आते हैं जॉन डन के, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन भी साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, कुछ क्रिटिकल कमेंट्स हैं जो एट प्रेजेंट जॉन डन के विषय में कहे गए हैं, तो उनको भी हमें देखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिटिक आर्ग्यूड दैट डन्स पोइट्री रिफ्लेक्ट पेट्रार्कियल एटीट्यूड्स। तो हमें ये बताना है कि वो कौन से क्रिटिक हैं जिन्होंने डन्स की, जॉन डन की जो पोइट्री है उसको क्या कहा है कि उसमें, उस पोइट्री में क्या रिफ्लेक्ट होता है, पेट्रार्कियल एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। ऑप्शन है सैंड्रा गिलबर्ट, सुजैन ग्यूबर, एलेना शोवाल्टर या फिर गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर जो मेन राइटर हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है, तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है सैंड्रा गिलबर्ट। इन्होंने क्या कहा है, डन की पोइट्री को पेट्रार्कियल बताया है, पितृसत्तात्मकता से रिलेटेड बताया है। ठीक है, तो पेट्रार्कियल एटीट्यूड इनकी जॉन डन की पोइट्री में देखने को मिलता है, ये कहा गया है सैंड्रा गिलबर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who credited Donne with revitalizing the sonnet form? जॉन डन को कौन क्रेडिट देता है, किस चीज का, सोनेट फॉर्म को रिवाइटल करने के लिए, ठीक है, पुनर्जीवित करने के लिए। एक तरीके से जो सोनेट फॉर्म है उसको पुनर्जीवित करने के लिए कौन क्रेडिट देता है जॉन डन को? ऑप्शन है T.S. एलियट, एजरा पाउंड, विलियम कार्लस विलियम्स या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है T.S. एलियट। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एलियट ही डन को ये क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने क्या करा है, सोनेट फॉर्म को रिवाइटल किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएट was influenced by Donne's metaphysical style? वो कौन से पोएट हैं जो डन के मेटाफिजिकल स्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए? इनफैक्ट उनके वर्क्स में हमें उनके मेटाफिजिकल फॉर्म का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, इतने ज्यादा वो प्रभावित हुए थे जॉन डन के मेटाफिजिकल फॉर्म से, मेटाफिजिकल स्टाइल से। ऑप्शन है एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन मिल्टन, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे ही जो राइटर्स रहे हैं, ये सभी, ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये सभी प्रभावित हुए थे इनके मेटाफिजिकल स्टाइल से। ठीक है, जॉन डन जो थे, आप जानते हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, इन्होंने मतलब शुरुआत जो की थी वो इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, who criticized Donne's poetry for its difficult and obscurity? मतलब कौन ऐसे राइटर हैं जिन्होंने डन की पोएट्री को क्रिटिसाइज किया? किस वजह से क्रिटिसाइज किया है कि मतलब उसकी डिफिकल्टी को देखते हुए और ऑब्सक्योरिटी को देखते हुए। आप देखोगे इनकी जो पोएट्री है, जैसे इन्होंने अपने लाइफ की शुरुआत में जो पोएट्री लिखी वो बहुत ही ज्यादा इरोटिक पोएट्री थी, उसके बाद में ये धीरे धीरे पायस पोएट्री की तरफ बहुत ही प्योरिटी लाने लगे अपनी पोएट्री में। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो लैंग्वेज है, आप देखोगे इनकी पोएम्स इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है,
है ना। तो इन बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया है, इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसीलिए इसी चीज़ के लिए इनको क्रिटिसाइज किया है। कौन से राइटर हैं जिन्होंने इन्हें क्रिटिसाइज किया, इनकी पोएट्री की डिफिकल्टी और ऑब्सक्योरिटी को लेकर? ऑप्शन है डॉक्टर जॉनसन, अलेक्जेंडर पॉप, सैमुअल जॉनसन या फिर जॉन ड्राइडन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर जॉनसन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिटिक नोटेड डन्स ऑब्सेशन विद डेथ इन हिज पोएट्री? इसमें कहा गया है कि कौन से वो क्रिटिक हैं जिन्होंने डन का जो डेथ के प्रति जो उनका एक स्पेशल सा ऑब्सेशन था ना, उसको नोट किया, उसको मेंशन किया है कि डन का एक अलग ही ऑब्सेशन है डेथ के साथ में। जैसे आप इनके सोनेट को देखोगे, सोनेट नंबर 10 है इनका, हॉली सोनेट, जिसमें इन्होंने एक सोनेट की सीरीज है हॉली सोनेट जो 19 सोनेट की है, और उसमें इनका सोनेट नंबर 10 है। ठीक है, सोनेट नंबर 10 में क्या है कि उस सोनेट का नाम ही क्या है, डेथ बी नॉट प्राउड। मतलब ये डेथ को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना है। ठीक है, इनफैक्ट कंपैरिजन करते हैं उसका स्लीप से। ठीक, तो आप देखोगे कि इनका डेथ के साथ में अलग ही ऑब्सेशन रहा है। तो वो कौन से क्रिटिक हैं जिन्होंने इस चीज को नोट किया या फिर मेंशन किया स्पेशली? ऑप्शन है हेलेन गार्डनर, फ्रैंक कर्मोड, C.S. लेविश, क्लिंट ब्रूक्स। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है हेलेन गार्डनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हेलेन गार्डनर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रेज्ड डन्स पोएट्री फॉर इट्स विट एंड इंटेलेक्चुअल पावर? देखिए ये एंड है, या इसका डी यहाँ पहुंच गया है, इसे कट कर देते हैं। हु प्रेज्ड डन्स पोएट्री, मतलब डन की पोएट्री को किसने प्रेज किया है, कि किसने बहुत ज्यादा तारीफ की है डन की पोएट्री की? तारीफ किस वजह से की है कि उसमें जो विटीनेस हम देखते हैं या फिर इंटेलेक्चुअल पावर जो देखते हैं हम उसमें, तो डन की पोएट्री की जो विटीनेस है, इंटेलेक्चुअल पावर है, उसको किसने प्रेज किया? मैथ्यू आर्नोल्ड, T.S. इलियट, इजरा पाउंड, सैमुअल जॉनसन। What should be the right answer? तो ये भी ध्यान रखना है, ये किसने किया है? ये भी T.S. इलियट का ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, T.S. इलियट। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच क्रिटिक डिस्क्राइब्ड डन्स पोएट्री एज मेटाफिजिकल? ठीक है, एज एक साथ ही ऐड कर देते हैं। देखिए कौन से क्रिटिक हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया डन की पोएट्री को कैसे? मेटाफिजिकल। मतलब डन ने ऐसा तो नहीं था कि अपनी तरफ से इन्होंने अपना नाम रख लिया कि मैं मेटाफिजिकल पोएट हूँ, नहीं, इनको ये टर्म दी गई थी। ठीक है, तो इनकी पोएट्री को मेटाफिजिकल पोएट्री कहने वाले कौन थे जिन्होंने इनकी पोएट्री को क्या कहा कि इनकी पोएट्री जो है वो मेटाफिजिकल है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से भी परे है, फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें विद्यमान है उससे भी परे है, इंटेंसिटी की बात करते हैं, डीपनेस की बात करते हैं। ठीक है, एक तरीके से जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमें चीजें दिख रही हैं उससे परे की बात करते हैं, मेटा की बात करते हैं। ठीक है, तो मेटाफिजिकल है इनकी पोएट्री। ये किसने कहा? सैमुअल जॉनसन ने कहा, T.S. इलियट ने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा, या फिर अलेक्जेंडर पॉप ने कहा? हु इज द क्रिटिक? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो ध्यान रखना है, यहां पर भी जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मोर्निंग? देखिए अब देखो इनके वर्क से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लगातार कुछ पोएम से लगातार कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनके वर्क से बारे में भी जानेंगे। जैसे इनकी ये पोएम है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मोर्निंग। ठीक है, अब ये कब लिखी जाती है तो आपको ध्यान रखना है, ये रिटन होती है 1611 में, अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, 1611 में रिटन होती है, लेकिन पब्लिश ये भी पॉस्टमसली होती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि जॉन डन के मोस्ट ऑफ द वर्क ऐसे थे जो 1633 के बाद में ही पब्लिश हुए, 1633 में पब्लिश हुए। 1633 मतलब इनकी मृत्यु के 2 साल बाद पब्लिश हुए, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हो जाती है? जॉन डन की 31 मार्च
ठीक है, 1631 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जॉन डन की। और इनका जन्म कब हुआ था तो वो भी ध्यान रखना है, इनका जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था। ठीक है, 22 जैन 1572 में ये बॉर्न थे और 1631 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था तो लंदन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके वर्क जो थे वो पॉस्टमसली पब्लिश होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क 1633 में पब्लिश होते हैं। ये जो वर्क है वैलेडिक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, ये 1611 में रिटन है और पॉस्टमसली पब्लिश हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर और चर्चा करें तो इसमें टोटल 36 लाइन्स हैं। इस पोएम में टोटल जो लाइन्स दी हैं वो 36 लाइन्स हैं। ओके, और ये टोटल 9 क्वार्ट्रेन में डिवाइडेड है। क्वार्ट्रेन, ठीक है, 9 क्वार्ट्रेन्स में डिवाइडेड है। क्वार्ट्रेन क्या होता है? क्वार्ट्रेन हम किसे कहते हैं? क्वार्ट्रेन होता है 4 लाइन्स स्टेंजा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें टोटल कितने स्टेंजाज हैं? इसमें 9 स्टेंजाज हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 36 लाइन की पोएम है, 9 स्टेंजाज हैं, 4 लाइन का स्टेंजा है एक। और इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें, जैसे कि एक स्टेंजा में कितनी लाइन है? 4 लाइन्स है। ओके, अब 4 लाइन्स में राइमिंग स्कीम क्या है तो वो भी ध्यान रखना है। राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, बहुत ही सिंपल सी राइमिंग स्कीम है, ए बी। ओके, तो अब इसके अगर हम इसके टाइटल की बात करें, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इसके अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल का मतलब क्या है? जैसे कि आप जानते हो वैलेडिक्शन का मतलब क्या होता है? फेयरवेल होता है, फेयरवेल। ठीक है, फेयरवेल, एक सेकेंड, फेयरवेल होता है वैलेडिक्शन का मतलब। तो एक तरीके से ये एक फेयरवेल स्पीच है। ठीक है, इसकी अगर मेन थीम की बात करते हैं तो थीम क्या होगी इसकी? लव एंड डिस्टेंस। This is the theme. Love and distance is the theme for this poem. इसमें क्या कर रहे हैं? मतलब जॉन डन जो मेन स्पीकर हैं, जो राइटर हैं, ठीक है, इस पोएम में जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक तरीके से अपनी बिलविड से बिछड़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बिलविड जो है वो उनको मौन कर रही है, उनके जाने पे दुखी हो रही है। तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब जो जा रहे हैं राइटर, वो उनसे कहते हैं कि आपको मतलब दुखी नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि और ये कंपैरिजन किससे करते हैं? अपना और अपने बिलविड का कंपैरिजन करते हैं कंपास से। जैसे कंपास में, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट, वो लाइन्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो एक जगह पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कंपैरिजन भी किया है इस पोएम में। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे व्हाट इज सेंट्रल थीम ऑफ अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, तो इसकी जो मेन थीम है वो क्या है? लव्स ट्रांजिएंस, सेपरेशन पेन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, एटर्नल लव। तो इसकी जो मेन थीम हो जाएगी ना वो है एटर्नल लव। ओके, एटर्नल लव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question. Next question is, which poetic device does Donne use to compare the lovers' separation to a mathematical concept? एक mathematical concept के थ्रू मतलब इन्होंने separation को किस तरीके से, कौन सी poetic device का यूज करते हुए मतलब एक mathematical concept से comparison किया। जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने अपने सेपरेशन को कैसे वो कराया, इनका जो बीच का रिलेशन है, इनका और इनकी बिलविड का जो रिलेशन है, उसको इन्होंने कंपास के थ्रू, कंपास के 2 जो पॉइंट होते हैं उनके थ्रू उसको कंपैरिजन किया है। तो इस चीज को ये क्या बोलेंगे? ये मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, एल्यूजन है। तो एक तरीके से मेटाफर है। ठीक है, मेटाफर का यूज, कौन से मेटाफर का यूज कर रहे हैं ये कि जो कंपास है उससे अपने रिलेशनशिप को मतलब कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मेटाफर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग? इसकी पोएटिक फॉर्म कौन सी है, कैसी है, इसकी फॉर्मेशन किस तरीके की है? तो ऑप्शन है सोनेट है, ओड है, एलेजी है, मेटाफिजिकल पोएम्स है। तो ऑब्वियस ही बात है ये भी एक मेटाफिजिकल पोएम है, क्योंकि इसमें राइटर खुद ही ये कह रहे हैं, राइटर मान लीजिए या फिर इसके जो पोएम के मेन कैरेक्टर हैं, जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो ही ये कहता है कि हमारा लव जो है वो फिजिकली अट्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है, हमारा लव जो है वो फिजिकल, ये एम्पावरमेंट जो है, फिजिकल चीजें जो है इनसे परे है। ठीक है, हमारी
रूह जो है वो मिली हुई है, सोल जो है वो मिली हुई है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो मतलब बिछड़ना तो हमारा होगा ही नहीं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है इस पोएम के अंदर। तो आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेटाफिजिकल पोएम। Moving to the next question. Next is how many stanzas does the poem consist of? तो हमने देखा कि इसमें टोटल कितने स्टेंजाज हैं। यस, एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं और टोटल 9 स्टेंजाज हैं। 4 क्वार्टरिन से बनी हुई ये पोएम है, तो ध्यान रखना है इसमें टोटल 9 स्टेंजाज हैं। तो टोटल लाइन कितनी हो गई, 4 × 9 यानी कि 36 लाइन की ये पोएम है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट सिंबल डज डन यूज टू रिप्रेजेंट दी लवर्स कनेक्शन? तो वो कौन सा सिंबल है, देखिए यहाँ पे मेटाफर की जो हम बात कर रहे थे वो कौन सा मेटाफर है, कौन सा सिंबल है जिसका यूज इन्होंने जो डन ने यूज किया है रिप्रेजेंट करने के लिए लवर्स के कनेक्शन को, ठीक है, उन दोनों लवर्स के कनेक्शन को दिखाने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए कौन से सिंबल का यूज किया है, कंपास का, सर्कल का, ट्राइंगल का, स्क्वायर का? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कंपास का यूज किया है। जैसे कि इनकी लास्ट लाइन ही आप पढ़ोगे ना, बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग की, तो लास्ट वाले स्टैंजा में कुछ इस तरीके से लाइन गिवन है कि फर्स्ट लाइन कहते हैं ये, सच वाइल्ड दाउ बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑब्लिक्वल रन। लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं वो हैं दाए फर्मनेस, ठीक है, ये कहते हैं दाए फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट। फर्स्ट लाइन ये लास्ट मतलब लास्ट से कहोगे तो सेकंड लाइन है ये, ठीक है, मेक्स माई सर्कल जस्ट, और सबसे लास्ट वाली लाइन है इसमें एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन, ठीक है, एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन। तो लास्ट वाली लाइन से ही आप समझ पाओगे कि कंपास से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुमसे ही मिलकर मेरा जो है वो सर्कल पूरा हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंपास। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इमेज डज डन यूज टू डिस्क्राइब द जेंटल नेचर ऑफ देयर सेपरेशन? बताइए वो कौन सी इमेज है जिसे डन ने यूज किया है डिस्क्राइब करने के लिए जेंटल नेचर ऑफ देयर सेपरेशन। उनका जो सेपरेशन हो रहा है, वो एक दूसरे से जो जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उनके जेंटल नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी इमेज का यूज डन ने किया है? ऑप्शन है स्टॉर्मी वेदर, क्वाइट टाइड, बर्निंग फायर, शैटरिंग ग्लास। तो यहां पर जो इमेज बताई है उन्होंने वो बताई है क्वाइट टाइड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वाइट टाइड से इन्होंने इस इमेज के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है टू हुम इज द पोएम बिलीव्ड टू बी एड्रेस्ड? अब यहाँ बताना है कि ये पोएम, ऐसा माना जाता है कि ये पोएम किसको एड्रेस करते हुए जॉन डन ने लिखी। ऑप्शन है एना मूर, डन्स वाइफ, लूसी हेस्टिंग, डन्स पैटर्न, या फिर किंग जेम्स फर्स्ट, या फिर अननोन। बताइए किसको ध्यान में रखते हुए, किसको एड्रेस करते हुए जॉन डन ने ये पोएट्री या ये पोएम लिखी है? तो ध्यान रखना है एना मूर को ध्यान में रखते हुए, जो जॉन डन की वाइफ होती हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पोएम लिखी है। नेक्स्ट इज इन व्हाट ईयर वाज द पोएम राइट? ये जो पोएम है बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये कौन से ईयर में लिखी गई थी? तो हमने स्टार्टिंग में चर्चा की ये कब लिखी गई थी, 1611 में ये पोएम लिखी जाती है, बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डन्स पोएट्री इज एविडेंट इन अ बेलेडिक्शन? तो वो कौन सी विशेषता है डन की पोएट्री में जो एक बेलेडिक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एक फेयरवेल को दिखाती है, शो करती है? सिंपल लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स, इमोशनल इंटेंसिटी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज पूछी गई है कि डन की पोएट्री में क्या एविडेंट है, कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं जो बेलेडिक्शन में भी हैं? सिंपल लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स है, इमोशनल इंटेंसिटी है। यस, हालांकि मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज किया है, तो इसी चीज को इन्होंने कॉम्प्लेक्स मेटाफर का नाम दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड? जैसा कि हम बात कर रहे थे डेथ बी नॉट प्राउड, ये इनके जो होली सोनेट का की जो सीरीज होती है, ठीक है, होली सोनेट, होली सोनेट, ठीक है, ये एक सीरीज इन्होंने पब्लिश की थी जिसमें टोटल 19 सोनेट इन्होंने पब्लिश किए, ठीक है। इन्होंने क्या पोस्टमसली पब्लिश हुए 19 सोनेट्स थे। अब 19 सोनेट्स में से सोनेट नंबर 10 है वो, ठीक है। सोनेट नंबर 10 कौन सा है? ये है डेथ नॉट बी प्राउड। ध्यान रखना है कौन सा सोनेट है, सोनेट नंबर 10 है, ओके। अब इसमें क्या है, जैसा कि इसके अगर जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये इसको माना जाता है अप्रोक्सीमेटली 1609 में ये लिखी गई थी, ठीक है, डेथ बी नॉट प्राउड। होली सोनेट की जो पूरी सीरीज है वो पब्लिश कब हुई है? वो पब्लिश होती है 1633 में, मतलब इनकी मृत्यु के 2 साल बाद, ठीक है। और ये रिटर्न है, ठीक है, ध्यान रखना, रिटर्न कब हुई है? 1609 में, ठीक, पब्लिश होती है 1633 में। ये पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्मेट में लिखी गई है, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्मेट मतलब जैसे देखो सोनेट की सीरीज है, ऑब्वियस की बात है, सोनेट मतलब 14 लाइंस की एक शॉर्ट पोएम, ठीक है, 14 लाइंस की एक शॉर्ट पोएम है। अब इसका जो फॉर्मेशन है हमने देखा ये पेट्रार्कन सोनेट वाली फॉर्मेट में है, यानी कि इसमें एक ऑक्टेव होगा और एक सिस्टेट, यानी कि 8 + 6, ये जो 14 लाइंस है ना वो 8 + 6 में डिवाइडेड है। 8 लाइन का एक ऑक्टेव, ठीक है, और 6 लाइन का एक सिस्टेट। इस तरीके से ये पोएम की फॉर्मेशन है, ऑक्टेव है और एक सिस्टेट है। ऑक्टेव जो है इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है ABBA, ठीक है, ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है। ऐसे ही सिस्टेट की राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये है CDDCEE, इस तरीके से सिस्टेट की राइमिंग स्कीम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। पब्लिश कब होती है, लिखी कब गई, कौन सी फॉर्मेशन में है, राइमिंग स्कीम क्या है और कौन से मीटर में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर। ज्यादातर आप सोनेट को देखोगे ना, सारे सोनेट की फॉर्मेशन ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में ही होती है, 2-4 एक्सेप्शन हैं लेकिन बाकी सब आयम्बिक पेंटामीटर में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप टाइटल से देख पा रहे हो, ये वार्न कर रहे हैं एक तरीके से डेथ को, क्या कह रहे हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, मतलब मृत्यु तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं उसके साथ में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, इसकी सेंट्रल थीम के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है मोर्टेलिटीज इनएबिलिटी, डेथ्स पावरलेसनेस, सोल्स इमोर्टैलिटी या फिर लाइफ्स फ्लीटिंग नेचर। तो इसकी मेन थीम क्या हो जाएगी? यस, इन्होंने डेथ को ज्यादा पावरफुल नहीं माना है, इन्होंने कहा है कि ये तो बहुत ही कमजोर, मतलब स्लीप से, नींद से उसका कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मेन थीम है वो यही है, डेथ पावरलेसनेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट टोन डज स्पीकर अडॉप्ट टुवर्ड्स डेथ? तो वो कौन सी टोन है जो स्पीकर ने अडॉप्ट कर ली है डेथ के सामने, मतलब डेथ को किस तरीके से बॉर्न कर रहे हैं, किस टोन में वो डेथ से बात कर रहे हैं, फियरफुल, रेवरेंट, डिफेंड, इनडिफरेंट, किस टोन में वो डेथ से बात कर रहे हैं, किस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो वो वार्निंग दे रहे हैं एक तरीके से उसे, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा डिफेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिफेंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड? डेथ बी नॉट प्राउड की पोएटिक फॉर्म क्या है? तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या है, सोनेट है ना, होली सोनेट कह सकते हो, होली सोनेट मतलब होली सोनेट में पब्लिश हुआ है एक तरीके से, और फॉर्मेशन कैसी है, सोनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मान सकते हो आप कि सोनेट की फॉर्मेशन में लिखा गया है, 14 लाइन है, और ये भी ध्यान रखना है कौन सा सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट की फॉर्मेशन में लिखा है, ऑक्टेव और सिस्टेट में। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन्स डज द पोएम कंसिस्ट ऑफ? इसमें टोटल कितनी लाइन्स हैं? तो ये तो सवाल ही नहीं बनना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइन्स हो जाएंगी 14। चलिए इसमें कितनी लाइन्स हो जाएंगी, 14। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इमेज डज डन यूज टू डिस्क्राइब डेथ्स इफेक्ट ऑन द सोल? वो कौन सी इमेज है जिसका यूज कर रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए डन, डेथ की इफेक्ट को, जो सोल पर जो इफेक्ट पड़ता है डेथ का? ऑप्शन है स्लीप, प्रिजन, स्लेव, सीड। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है स्लीप। ठीक है, स्लीप से एक कंपैरिजन करते हैं। तो आप देख पा रहे हो डन ने कैसे डिस्क्राइब किया है, स्लीप की इमेजरी को लेते हुए इन्होंने डिस्क्राइब किया डेथ का क्या इफेक्ट पड़ता है सोल पर। नेक्स्ट है, व्हाट सिंबल डज डन यूज टू रिप्रेजेंट एटर्नल लाइफ। एटर्नल लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जॉन डन ने कौन सा सिंबल यूज किया है? क्राउन, क्रॉस, फ्लेम, स्टार। तो इसी पोएम से है ये क्वेश्चन भी, डेथ बी नॉट प्राउड से ही है ये वाला क्वेश्चन भी। और यहाँ पर जो इन्होंने सिंबल यूज किया है वो है क्राउन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्राउन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज डन यूज टू पर्सोनिफाई डेथ। वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज किया इन्होंने पर्सोनिफाई करने के लिए डेथ को? तो इस वर्ड से ही आप समझ जाओगे, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया इन्होंने डेथ को, मतलब डेथ को ना एक लिविंग बीइंग माना है इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डन्स पोएट्री इज एविडेंट इन डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड जो पोएम है इसमें डन की पोएट्री के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है सिंपल लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स मेटाफर है, इमोशनल इंटेंसिटी है। तो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टू whom is the poem believed to be addressed। इसमें क्या माना गया है, मतलब कि ये पोएम किसको एड्रेस की गई है? ऑप्शन है गॉड, डेथ, स्पीकर, सोल, अननोन। तो ये भी ध्यान रखना है, ये पोएम जो एड्रेस की गई है वो गॉड को एड्रेस की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट ईयर वाज द पोएम रिटन। कौन से ईयर में पोएम लिखी गई है? तो अप्रोक्सीमेट माना जाता है 1609 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1609। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बेटर माई हार्ट 3% गॉड। तो देखिए ये वाली ये भी होली सोनेट का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। होली सोनेट जो 19 सोनेट की सीरीज है उसमें से ही ये एक सोनेट नंबर 14 है, ये ध्यान रखना। सोनेट नंबर 14 जिसका नाम है बेटर माई हार्ट 3% गॉड। ठीक है, अब 3% गॉड ये इस सोनेट की फर्स्ट लाइन भी है। ठीक, जो सोनेट नंबर 14 है होली सोनेट का, उसकी फर्स्ट लाइन भी यही है, बेटर माई हार्ट 3% गॉड। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन भी गिवन है। और अगर इसके बारे में चर्चा करें तो ये भी पॉस्टमसली पब्लिश होती है। ऑब्वियस सी बात है, होली सोनेट में ही पब्लिश हुई होगी, 1633 में पब्लिश होती है। ठीक है, अब ये जैसे कि इसका नाम सोनेट है तो इन्होंने सोनेट किस फॉर्मेशन में लिखे हैं? जैसे कि हमने डेथ बी नॉट प्राउड में ही देखा कि पेट्राकन फॉर्मेशन में सोनेट लिखा हुआ है। 14 लाइन का सोनेट है, ऑक्टेव और सिस्टेट में डिवाइडेड है, 8 लाइन और 6 लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है जो कि टाइटल में है, जैसे कि बेटर, ये जो वर्ड दिया हुआ है ना बेटर, बेटर बहुत से मतलब एक बेटर ये वाला ये स्पेल का होता है बेटर, इसका मतलब होता है उससे अच्छा, है ना, इससे अच्छा, इस तरीके से। लेकिन ये बेटर, ये वाला बेटर अलग है, दोनों जो है अलग अलग स्पेल है। तो आप देखोगे यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है टू हिट हार्ड। ठीक है, या फिर चोट देने वाला, मारने वाला, या बहुत किसी को हिट करना। ठीक है, तो बेटर माई हार्ट मतलब डन कह रहे हैं कि मुझे मेरे हार्ट को इतना जख्मी कर दो, इतना मतलब चोट पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 3% गॉड जो दिया गया है ये क्या है? तो 3% गॉड मतलब इसमें एक तो बात की गई है, पहले जो बात की गई है फर्स्ट है गॉड और सेकंड है इसमें जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और थर्ड इसमें आर्क एंजल्स जो होती है ना उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ये 3% ये हैं, गॉड जो द फादर हैं, द गॉड फादर हैं, देन जीसस क्राइस्ट हैं और फिर आर्क एंजल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सारी चीजें कही गई हैं सोनेट में। अब यहाँ पे जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, डिवाइन लव है, सिन एंड रिडेम्पशन है, फेथ एंड डाउट है। क्या हो जाएगी इसकी मेन थीम? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये इसकी थीम है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द फ्ली। देखिए ये जो इनका वर्क है, ये मतलब इनके लाइफ के स्टार्टिंग के ईयर में लिखा हुआ वर्क है, द फ्ली जो है, इसमें इन्होंने इरोटिक टर्म्स का यूज किया है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएम है ये भी, और ये भी पॉस्टमसली ही पब्लिश हुआ है, 1633 में ये वर्क भी पब्लिश हुआ है, द फ्ली। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी थीम जो है वो इरोटिक है, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स से रिलेटेड ये पोएम है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। और इसका राइटिंग ईयर जो है एग्जैक्ट वो अननोन है, लेकिन माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 1590s में ये पोएम लिखी गई थी, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो मेन थीम है, इन्होंने इसमें यूज किया है कंसीट का, कंसीट, ठीक है। कंसीट क्या होता है, हम ऐसा कह सकते हैं, कंसीट का मीनिंग क्या होगा, एक फैंसीफुल मेटाफर का यूज करना, मतलब जो फिजिकल वर्ड से रिलेटेड मेटाफर्स हैं उनका इस्तेमाल न करते हुए जो डिवाइन पावर से रिलेटेड जो मेटाफर्स हैं उनका यूज किया गया है। हाईली एलाबोरेटेड या फिर एक्सटेंडेड मेटाफर्स का जब यूज करते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कंसीट बोलते हैं। तो ये पोएम जो द फ्ली जो पोएम है ये कंसीट पर बेस्ड है, मोस्टली इन्होंने यूज कंसीट का किया है, ठीक है। इसमें जो टोटल लाइन्स हैं द फ्ली में, टोटल लाइन 27 है, जो 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, 3 स्टैंजाज हैं, ठीक है। और हर एक स्टैंजा 9 लाइन का है। आप ऐसा कह सकते हो कि स्पेंसिरियन स्टैंजा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो हर एक स्टैंजा जो है वो 9 लाइन का है। इस तरीके से 27 लाइन की ये पोएम है द फ्ली। फ्ली मतलब एक मक्खी के लिए कहा गया है, ठीक है। एक फ्ली के बारे में चर्चा की गई है इसमें। अब यहाँ पे अगर हम सेंट्रल थीम की बात करें तो ऑप्शन है लव्स ट्रांजिडेंस, डिजायर्स पावर, सिंस कॉन्सिक्वेंसेस, नेचर्स वंडर। तो इसकी मेन थीम क्या हो जाएगी, द फ्ली जो वर्क है, यस, डिजायर्स पावर। डिजायर किस चीज की है, सेक्सुअल डिजायर की नीड है पोएट को, वो अपनी बिलविड से मतलब आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है इस चीज की, लेकिन जो उसकी बिलविड है वो डिनाई कर देती है, तो इस चीज को फिर वो फ्ली से रिलेट करते हुए बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजायर्स पावर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, what argument does the speaker make to persuade his beloved? मतलब इसमें जो स्पीकर है वो कौन से आर्ग्यूमेंट करता है अपनी beloved को मनाने के लिए, उन्हें परसुएट करने के लिए। That their love is pure, वो कहता है कि उनका लव जो है वो प्योर है। दैट द फ्लीज बाइट सिंबलाइज देयर यूनियन, के जो मक्खी एक तरीके का कीड़ा है वो, जिसने पहले जो स्पीकर है उसको काटा है और उसके बाद में उनकी बिलविड को काटा है। तो वो ये कह रहा है कि जो फ्ली है, फ्ली ने जो बाइट किया है वो सिंबलाइज कर रहा है उनके यूनियन को, क्योंकि जो स्पीकर है और जो उसकी बिलविड है उन दोनों का ब्लड उस मक्खी के अंदर मिल चुका है, ठीक है। तो उनके यूनियन को सिंबलाइज कर रहा है। That they should yield to passion, या फिर that they should wait for marriage। बताइए क्या, कौन सा आर्ग्यूमेंट ये जो स्पीकर होता है वो करता है। यस, राइट आंसर है that they should yield to passion, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द फ्ली। द फ्ली जो वर्क है इसकी पोएटिक फॉर्म क्या है, ये सोनेट है, ओड है, इलेजी है, मेटाफिजिकल पोएम है। तो ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, सोनेट नहीं है, ना ही ये ओड है, ना ही ये इलेजी है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएम है जो 27 लाइन्स की है, 3 स्टैंजाज हैं, हर एक स्टैंजा में 9 लाइन्स है। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी स्टैंजाज डज द पोएम कंसिस्ट ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है 3 स्टैंजाज, 9 लाइन्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What symbol does the flea represent in the poem? वो कौन सा सिंबल है, किसको सिंबलाइज कर रही है फ्ली जो है, क्या रिप्रेजेंट करती है, लव को, डिजायर को, सिन या यूनियन। तो ऑब्वियस सी बात है किस चीज को सिंबलाइज कर रही है, यूनियन को। ये स्पीकर और उसकी बिलविड को मिला रही है, यूनिटी दिखा रही है, ठीक है, यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज, व्हाट इमेज डज डन यूज टू डिस्क्राइब द फ्लीज बाइट। वो कौन सी इमेज है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए फ्लीज की बाइट का इस्तेमाल किया है डन ने। स्टिंग, किस, वुंड, स्क्रैच। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है वुंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज डन यूज टू कंपेयर द फ्लीज बाइट टू देयर लव। ऑप्शन है मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन।
यस वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसके तहत इन्होंने मतलब अपने लव को फ्लीज के बाइट से रिलेट करते हुए दिखाया है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है एक तरीके से मेटाफर का यूज किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डन्स पोएट्री इज एविडेंट इन द फ्ली। तो डन की पोएट्री के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्ली में वो भी एविडेंट है, मतलब देखने को हमें मिलते हैं सारे के सारे ही। सिंपल लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स मेटाफर है, इमोशनल इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट एरा वाज द फ्ली रिटन। वो उस समय पर कौन सा एरा चल रहा था जब ये फ्ली जो वर्क है ये लिखा गया था। जैसा कि हम मानते हैं 1590s के अप्रोक्सीमेट ये लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है रेनासा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेनासा पीरियड। नेक्स्ट इज टू होम इज द पोएम बिलीव्ड टू बी एड्रेस्ड। ये क्या मतलब किसको एड्रेस करते हुए ये पोएम लिखी गई है, किसके बारे में ये माना जाता है कि इनको एड्रेस करते हुए ये पोएम द फ्ली लिखी गई है। एना मोर, डन्स वाइफ, लूसी हेस्टिंग, डन्स पैट्रन जो है अननोन है, या फिर आ फिक्शनल बिलविड। किसको एड्रेस करते हुए ये पोएम है? यस, इस पोएम में जो स्पीकर है वो किसे एड्रेस करता है? एक फिक्शनल बिलविड को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच क्रिटिक प्रेज्ड द फ्ली फॉर इट्स विट एंड इंटेलेक्चुअल पावर। तो वो कौन सा क्रिटिक है जो प्रेज करता है फ्ली जो इनका वर्क है उसमें इनकी विटीनेस और इंटेलेक्चुअल पावर को। तो इसके इनकी स्टेटमेंट भी हमने शुरू में देखी थी। ठीक है, कौन से राइटर हैं ये, तो ध्यान रखना है ये रिपीट ही है एक तरीके से। तो फ्ली की जो विटीनेस और इंटेलेक्चुअल पावर है ना उसको इन्होंने प्रेज किया है। ठीक है, टी.एस. इलियट इनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिटिसाइज्ड द फ्ली फॉर इट्स licentiousness एंड ऑब्ससेनिटी। बताइए वो कौन से क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है इस वर्क को, इनकी ऑब्ससेनिटी को लेकर, क्योंकि ये इरोटिक थीम पर बेस्ड है। ऑप्शन है डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पॉप, जॉन ड्राइडन। तो क्रिटिसाइज करने वाले कौन है? यस, डॉक्टर जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर जॉनसन के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who critiqued Dunn's poetry for its colonialist and imperialist undertones। बताइए किसने क्रिटिसाइज किया है, कौन सा वो क्रिटिक है जिनने डन की पोएट्री को क्या कहा है, इसकी कॉलोनियलिस्ट और इंपेरियलिस्ट अंडरटोन को देखते हुए उसको क्रिटिसाइज किया है। एडवर्ड सेड हैं, गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक हैं, या फिर होमी के भाभा हैं, स्टीफन ग्रीनब्लॉट। बताइए क्या होगा राइट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइटर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।